बसमिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन और हज़रात, आपको खुश आमदीद कहते हैं एम्बेसडर लाउंज के दूसरे प्रोग्राम में। पिछले हफ्ते हमने कश्मीर पे कुछ बात की थी। तब जो कश्मीर के हालात थे वो इतने दिगरगू नहीं थे जितने अब हो गए हैं। आज 31 दिन हो गए हैं कि कश्मीर के 8 मिलियन से ज़्यादा लोग जो हैं वो एक मुसलसल कैद की सूरत में हैं, और ना उनको दवाइयाँ मैसर हैं, ना उनको खाना मैसर है, ना उनको मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन मैसर हैं। इस दौरान कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स भी हुई हैं। मसलन हिंदुस्तान को बैन अवी सतह पर प्रेशर का सामना करना पड़ा है, जैसे यूरोपियन यूनियन है, जैसे रिपोर्टेडली अभी जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर रूस गए हुए थे वहाँ पर भी है, और इसी तरह और मुख्तलिफ लोगों ने भी इस पर किया है। लंदन में बहुत बड़ा हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ जलसा हुआ है जिस पे हिंदुस्तानियों ने इतराज़ भी किया है कि जी यूके ने कि उनको प्रोटेक्ट नहीं किया उनके हाई कमीशन को। तो इस तरह की बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं जो कि बहुत पॉजिटिव एंड नेगेटिव हैं। हालात आगे कहाँ जाएंगे, हमें और हालात को कैसे हम देखते हैं, क्या खुदा न खास्ता हालात कोई न्यूक्लियर डायमेंशन ले सकते हैं अगर एक दफ़ा बात शुरू हो जाए। इसके लिए आज हम बात करेंगे थोड़ी सी इन डेप्थ, और इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले मैं एम्बेसडर आसिफ दुरानी साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इस पे न्यूक्लियर आर्मागेडॉन अगर फ़र्ज़ करें, इसको अगर इंसान कोई कहे, आजकल कहा जा रहा है मीडिया में, तो अगर ये है तो फिर वो क्या है और उसकी बैकग्राउंड क्या है और ये चीज़ क्या हो सकती है। आसिफ जी, थैंक यू तारिक। मेरे ख्याल में जो लोग ये न्यूक्लियर वॉर की बात कर रहे हैं, मैं उनको शायद ये एहसास नहीं है कि वो क्या बात कर रहे हैं और उसके क्या असरात हो सकते हैं और वो कितनी तबाही ला सकती है। हमने इसको एक अफसानी किरदार बना दिया है न्यूक्लियर वेपन्स को, और हमारे बाज़ लीडर्स तो उसको पटाखे समझते हैं, कोई उसको पता नहीं क्या। तो ये एक बहुत ही नॉन सीरियस एटीट्यूड है जिसकी तरफ हमें जितने जल्दी जो है हम इसका एहसास हो जाए वो हम सब के लिए अच्छा है, इंडिया के लिए भी अच्छा है और पाकिस्तान के लिए भी अच्छा है। मैं इसलिए ये कहना चाहता हूँ कि हमें शायद ये मालूम नहीं कि ये अब जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो हिरोशिमा और नागासाकी, जिसमें 2 लाख इंसान मर गया था, वो क्रूड फॉर्म ऑफ न्यूक्लियर वेपन था। अब जो हमारे पास जो दुनिया में न्यूक्लियर वेपन्स हैं साइंस की तरक्की के बाद, those are 100 times to 1000 times lethal than what was used during Nagasaki and Hiroshima. तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों में ये एहसास उजागर करें कि ये न्यूक्लियर वेपन्स की जब हम बात करते हैं तो इस पे नौबत आने ना दी जाए। और ये जिस तरह का जो अब ये बालाकोट के बाद इंडिया ने जो मिस एडवेंचर किया, उनके ख्याल में ये सर्जिकल स्ट्राइक थी, लेकिन ये उन्होंने एक बहुत ही ख़तरनाक कदम उठाया है और इसके असरात जो हैं वो बहुत दूरस हो सकते हैं, क्योंकि हमें ये भी देखना है कि इस वक्त जो इंडिया के अंदर जो लोग रूल कर रहे हैं उनकी एक तारीख़ है। मसलन यही बीजेपी और इसके जो आरएसएस थे, ये लोग मुल्क में जो है वो हिंदुत्व चाहते थे, लेकिन साथ में वो मिलिटराइज्ड हिंदुइज़्म भी चाहते थे। और ये अर्ली 1951 में आरएसएस ने तो ये तक कहा था, बल्कि बीजेपी की जो इनकारनेशन थी उसने ये कहा था कि हाँ, इंडिया को जो है वो न्यूक्लियर वेपन हासिल कर लेने चाहिए, जो 1951 की बात है। फिर यही बीजेपी थी कि अंडर अटल बिहारी वाजपेयी दे डिक्लेयर्ड इंडिया एज ए न्यूक्लियर वेपन स्टेट इन 1998। और उसके बाद अब जो है यही बीजेपी का हुकूमत है, जिसमें उनके जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने अपने ही जो पॉलिसी थी, जो उनकी सेल्फ प्रोफेस्ड नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी थी, उन्होंने अब उसी को ही नेगेट करने की बात कर दी है कि वो उसको सब्सक्राइब नहीं करते। तो ये ग्रेजुअल इसका जो प्रोग्रेशन हो रहा है इंडिया के जो हिंदुत्व फोर्सेस का, उसने इस यानी दोनों ममालिक को एक ऐसे नहज पे ला के खड़ा कर दिया है कि जिसके बहुत ही गंभीर नताइज मुरतब हो सकते हैं, और उसमें लाखों बल्कि करोड़ों निहत्ते और मासूम इंसानों की जानों का ज़िया हो सकता है। जी शुक्रिया आसिफ। बात यह है कि हिंदुस्तान में जो इस वक्त सूरत हाल है वहाँ पे आरएसएस के लोगों की हुकूमत है, और ये वो लोग हैं जो कि रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट की भी बहुत ही शदीद किस्म की एक किस्म है।
इन लोगों के हाथ में इस वक्त न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो इस वक्त हिंदुस्तान के अवाम के लिए भी एक बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है कि ये किस किस्म के हमारे लिए भी है, उनके लिए भी, कि उन्होंने कैसे लोगों को वोट दे के पावर में ले आए हैं और उनके हाथ में इस वक्त ये ख़तरनाक हथियार हैं। एम्बेसडर इमरान यावर साहब से हम बात पूछते हैं कि इन सारी चीज़ों के सोशल इम्पैक्ट इमरान क्या होगा? I don't think that any government or any nation or any country or any people can ever be ready for such a gruesome reality. Asif has given us a background of how it has come about in India. Uh, Let us see what is the social, how it will affect if such a thing happens, how it will affect the social set of the society. But I'd like to begin by saying that the only industry that can profit or that will profit because of a nuclear holocaust would be the funeral industry. Right? Otherwise, it's going to be a nightmare scenario. The people on both sides of the border who romanticize war, who glorify war, must understand that it will take mere 10 minutes for the weapon to hit the target on either side. The first impact would be complete annihilation of the impacted area and its surrounding. Destruction, chaos would be on unimaginable scale. And it would be a gory sight. Carcasses will litter the street. Our health system will collapse. And no one will be there to lift them. No one will be there to lift them. Health system will collapse. The wounded will be worse off than the living. They'll cry for death. And those who will survive the Holocaust, their life will be more miserable. There will be homelessness, there will be starvation, and above all, the agony of seeing your loved ones cry in pain. There will be lawlessness, looting, plunder. People will turn into beasts. They'll forsake humanity. This is what is going to happen if in case of such an eventuality. Our food and water resources will be poisoned by the radiation. We will be living in a wasteland if we survive the initial firestorm. This is not a script for a horror movie, Hollywood horror movie. This will happen if such a thing happens, and this would be destruction on both sides. That is why it's called as mutually assured destruction. Therefore, we need to exercise restraint in our utterances. We must understand that rising pitch of rhetoric, it will spell disaster. The other day I was listening to the Indian Defense Minister saying that, proudly propounding that India has come up with the new aggressive, or what was that, new doctrine regarding the first use. No, he was discarding the no first use Exactly, doctrine. the new doctrine, proactive doctrine. This is preposterous. This is immature. This is irresponsible. Look at the Twitterati on both sides. They are actually talking, they're boosting the nuclear capability of their country. Can you imagine? They are glorifying weapons of mass destruction. We need to exercise restraint. We need to be careful what we are doing. It is also a fact that India has rebuffed our offers of peace, virtues of peace. But then our government needs to continue its efforts. We need to sensitize the international community of the things that are happening in Kashmir. And I'm sure with the passage of time, the international community will understand the truth. थैंक यू इमरान, अब बहुत अच्छे तरीके से आपने इसका सोशल इम्पैक्ट पर बात की है। खुदा ना खास्ता ऐसी अगर कोई इवेंचुअलिटी होती है तो अगली कितनी जनरेशन्स जो हैं वो नॉर्मल जनरेशन नहीं होंगी, डिफॉर्म्ड होंगी, और उनकी क्या होगी। और इसके अलावा इन सारी चीज़ों का एक बहुत ही डीप और लॉन्ग लास्टिंग इकनॉमिक इम्पैक्ट होगा। हम वैसे तनवीर खासखेली साहब से पूछते हैं कि आपके ख्याल में तनवीर इसका इकनॉमिक इम्पैक्ट क्या हो सकता है? थैंक यू तारिक। इकोनॉमिक इफेक्ट डेफिनेटली इट्स वेरी क्लियर। आप अपनी कंट्री की जो इकोनॉमिक सिचुएशन से वाकिफ है राइट नाउ, पाकिस्तान इज अंडर लॉट ऑफ स्ट्रेस बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक क्राइसिस गोइंग ऑन। वॉर बेसिकली is not a good thing, and as talked about the conventional war, and if you talk of the nuclear, I don't think then there will be anybody to talk about. If you see the situation, all funds or whatever is available will be diverted towards the war effort. It's not going to help the normal working of the country, and I think everything will go haywire.
if you just talk normally, you lose your infrastructures, your manpower, your financial institutions. I think everything will get impacted because of that. And we have to see in this condition, once you're already under financial stress, is international community or the world bodies will come for your help? I don't think so. They will expect us to, make our house in order. So it is to be seen, and as pointed out by Imran, that sense prevails, and we try to avoid and follow the other paths and routes in order to go for a peace venture. But depending on how the other side responds, and we have to keep pressurizing through the help of the international community to go for this correct road. थैंक यू तमीम, आपने बहुत अच्छे तरीके से ये बात बताई है कि वॉर को अवॉइड करना चाहिए और इनको थोड़ा सेंस देनी चाहिए जो क्रॉस द बॉर्डर लीडरशिप है, जिनके हाथ ये इस वक्त वेपन्स आ गए हैं इतने ख़तरनाक किस्म के। वैसे रियाज बुखारी साहब, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, इस सारी जो भी अभी तक डिस्कशन हुई है, व्हाट वुड यू लाइक टू ऐड? I think nobody here in Pakistan wants war with India. But I will argue that we must prepare ourselves for any outside aggression. This is the background. We, suffered aggression at the hands of India in 1971, even before that. And in response to the Indian going nuclear in 74, we decided to make efforts to achieve this technology. The people of Pakistan made a lot of sacrifices to achieve this technology when the then Prime Minister said that we will eat grass, but we will make all-out efforts to ensure defense of Pakistan. This technology which we are having, it is of defensive nature. We have no aggression, no aggressive design against any outside power, not even against India. But since we have been victim of Indian aggression in the past, so we have to prepare ourselves for any eventuality. Since, as Ambassador Durrani stated in his intervention, that the current government of India, I term it as a very extremist of nature. It is not trustworthy. They have no, concept of ethics and morality. The technology, the nuclear technology, in the hands of those people which we don't trust. They can go, and since the Indian Defense Minister recently stated its future designs against Pakistan, so we have to prepare ourselves to defend our country by all means, including our nuclear option. Our Prime Minister has stated that we have no aggressive design against any country, but the current situation created by India by annexing the Indian occupied Kashmir as part of India, this opened the door for any, I would say, option for any power, the two parties to use the nuclear option. We are against it, and our people, they are very conscious of defending their motherland. When people talk of that, we will not go nuclear, we will not use nuclear option, then they say, why we suffered a lot, why we made sacrifices to create this technology. As somebody said, this is not an item to be used on Shab Barat, पटाखा नहीं है ये डिफेंस ऑफ पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी गई थी. So we need to share with the other people while the consequences of using any nuclear option, but we must be prepared to make all efforts for defense of Pakistan. राइट, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी रियाज, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अच्छे तरीके से बताया। आई थिंक इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं कि कॉमन मैन हमारा भी जो है वो नहीं चाहता कि ये इस तरह का कुछ हो। अल्लाह का शुक्र है हमारे जो कमांड एंड कंट्रोल है वो अच्छे हैं,
ہماری طرف سے کبھی کوئی رسپانسبل اس قسم کا کسی رسپانسبل اسٹیٹ کے فنکشنری نے ایسا بھی بات نہیں کی. اور یہاں پہ جن لوگوں کے ہاتھ میں وہ سارے اچھے لوگ ہیں, مطلب اگر آپ ان کو دیکھیں دے آر آل رسپانسبل لوگ پیپل. اگر آن دی ادر سائڈ آپ دیکھیں انڈیا میں تو یو ہیو دس ریوڈ RSS اینڈ BJP پیپل. آصف, یہ جو ساری سچویشن ہے, اب آپ اس کو آپ کے خیال میں, یہ تو ہم نے اپنی سائڈ کا کہا ہے, آپ ذرا دوسری سائڈ کے بارے میں بات کریں اور بتائیں کہ وہ ان کا بھی کامن مین جو ہے وہ بھی ظاہر ہے کہ اس سچویشن سے اگرچہ ان کو نکال دیا جائے, کافی لوگ تو یہ ہیں جن کے حالات برے ہیں جو RSS ٹرینڈ ہیں, باقی آدمی اور باقی پھر ہندوستان کا کیا ہے؟ Well, Tariq, I think common man's wishes are not reflected into policy making. Let's be frank to each other. And the common man, if you take that, then common man needs good health, good education facilities, and employment. So in that, the governments have failed. Miserably, they have failed. And in fact, that graph is going down and down. So therefore, when they talk about nuclear war or any kind of war, it means destruction. It means they want to pursue their foreign policy objectives through force. And in this case, because we started this debate in our last debate, we were talking about lockdown of the Kashmiris. And that continues. In fact, why we are discussing this today about the nuclear holocaust is the continuation, because during the past 1 week that we had our last program, we have seen many statements coming from India about war. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اگر اس طرح کی ہوں گے, جب وار کی آپ بات کر لیں گے ایک انڈر دا نیوکلیئر اوور ہینگ, it means you are talking about death and destruction. Yes. And here we have to sensitize the people, the common people, that instead of being swayed by emotions, instead of being misled by their leaders, instead of being misled by their religious bigots, we should actually focus on what is at stake. انفیکٹ معصوم بچوں کا, معصوم انسانوں کا جن کا کوئی دخل بھی نہیں ہوگا وہ مارے جائیں گے. اگر آپ کنونشنل وارفیئر کی بات کرتے ہیں اس میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ ملٹری ٹارگیٹس کو ہٹ کریں, لیکن جب آپ نیوکلیر وار کی بات کریں گے تو اس میں تو ملٹری ٹارگیٹ تو شاید چھوٹا سا ہوگا, لیکن اس کے نتیجے میں جو آس پاس کی جو سراؤنڈنگز ہے وہ ملینز میں ہوں گی. 20 لاکھ انسان تو ایک دفعہ ایک جو 3 کلو ٹن کے جو نیوکلیر بام ہے اس میں مارا جائے گا, اس کے ایک ہفتے بعد ایک اور 20 لاکھ انسان مارا جائے گا, اس سے اگلے 20-25 سال تک آپ جو ہے وہ فوڈ شارٹیج کا شکار رہیں گے. تو آپ سوچیں کتنی زیادہ, اور اس کے بعد جب یہ جو بچے ڈیفارمیٹیز کے ساتھ پیدا ہوں گے, بیماریوں کے ساتھ پیدا ہوں گے, اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ سوال یہ ہے کہ یہ لیڈرشپ کے کانشنس میں کیوں نہیں آتا کہ وہ اس قسم کی باتیں کریں اور وار کی طرف لے جائیں. وہ ان مسئلوں کو جو ہے پیسفل طریقے سے حل کرنے کی اس وقت انفارچونیٹلی اس وقت جو بات ہے وہ انڈیا کی طرف سے بالکل ریجیکٹ کی جا رہی ہے, اور یہ ایک ڈینجرس ٹرینڈ ہے. The world community has to look towards it and address this problem. Yes, absolutely. The world community has to look at it from this angle کہ اس وقت جو سچویشن ہے اٹس ناٹ جسٹ انڈیا پاکستان. سب سے پہلے تو کشمیریوں کی 8 ملین کشمیریوں کی سروائیول, ان کی ویل بینگ, ان کی سپلائی آف فوڈ, میڈیسنز, اور ان کی اپنے لوڈ ونس کے ساتھ جو کنیکٹیوٹی ہے اراؤنڈ دا ورلڈ وہ امپورٹنٹ ہے. ان کو سائیکولوجیکل سپورٹ چاہیے اور ان کو فزیکل اور ایموشنل سپورٹ چاہیے. جو کہ انڈیا کے اس بیکاز آف دا لاک ڈاؤن جو آج کے 31ویں دن میں داخل ہو گیا ہے وہ اس کی وجہ سے مزید مشکل ہوتی جا رہی ہے. دنیا کی طرف سے کچھ پریشر عمران آپ جانتے ہیں کہ آیا ہے, جس طرح EU کی طرف سے آیا ہے, جیسے کچھ اسٹیٹمنٹس اور آئی ہیں. اور یہ کل میں پڑھ رہا تھا کہ روس میں بھی یہ بات کی ہے اس کے ساتھ. آپ یہ بتائیے کہ وے فارورڈ آپ کے خیال میں اب کیا ہے, اور کیا دونوں ملکوں کے عوام کو کس طرح کرنا چاہیے کہ نمبر 1 تو وار ایورٹ ہو, سیکنڈلی کشمیریوں کی جو تکلیفیں ہیں ان کو کس طریقے سے کم کیا جائے انڈیا میں پریشر ڈال کے. It's a fact that international response to the situation in Kashmir, particularly after this clampdown and curfew, it has been muted. It's complete silence. And more than anything, I believe it is painful for the Kashmiris that their right to self-determination, the rationale for the struggle, has not been acknowledged by the international community. Yes. It is
unforgivable silence everywhere. Uh, what do the Kashmiris want? They want a life of honor, dignity. They want to live in peace, and they want to live free of oppression. But international community is quiet about it. Look at the Muslim world. Not a single word of sympathy for the people of Kashmir Yes. and their struggle. This is unforgivable. So, but then I think we should also realize that in modern world, it is the supreme national interests which matter, and morality has small bearing in real politics. So it will continue like this. Don't think we should be surprised at this lack of positive response from the international community. But having said that, I would also say that in the absence of international mediation, this crisis can escalate steadily. There is a scope of miscalculation. Uh, I also think that the international community is monitoring the events in Kashmir, but I fear that they are monitoring it through the wrong end of the prism, sustaining India's narrative that all is well. And we need international mediation if this thing is to be resolved. Uh, but then all is not bleak. As you said, there are positive things which have happened. Um, for the first time after decades, it was discussed in the General Assembly. Then, as you said, the Parliament, the European Parliament's Committee for Foreign Affairs did pass a statement. Bernie Sanders, the American, is he the president nominee? He made a statement in favor of the Kashmiris. The international media has been very vocal about it. So we need to continue with this thing. We have limited options. In fact, we have no options. But despite all this, within this scenario, I think our diplomacy has made headway. The international community is gradually realizing that the situation in Kashmir is not all that good, and foreign intervention is required if peace is to be maintained here. थैंक यू वेरी मच। लिहाज जिस तरह इमरान ने कहा कि ये जो प्रेशर है मेंटेन करने की ज़रूरत है इंटरनेशनली भी इंडिया पे, और हमारा जो अभी तक देखते हैं, अगर आप हम डोमेस्टिकली हम इसके बारे में हमने बड़ा अच्छा जुमे को भी पिछले हमने वो किया, लेकिन क्या हमारे पास कोई कैसे हम कर सकते हैं अपना क्लाउड यूज़ करके, इंडिविजुअल्स या इदारे या गवर्नमेंट, कश्मीरियों के बारे में इस अवेयरनेस को बढ़ाया जाए वर्ल्ड लेवल पे, और वो फिर उसका एक प्रेशर डेवलप किया जाए कि जी सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कश्मीरियों को इस मुसीबत से कैसे निकाला जाए। अब क्योंकि इसी महीने में UNGA का इजलास है, तो मेरी एक्सपेक्टेशन है कि शायद ये इंडियन लीडरशिप वहाँ जाने से पहले कुछ रिस्ट्रिक्शन को ईज़ करे। वो एक टेक्टिकल होगी, लेकिन क्या उस वक्त तक कश्मीरियों पे बहुत ज़्यादा जुल्म नहीं हो चुका होगा? एम्बेसडर तारक, ये कश्मीरियों पर कोई पहला जुल्म नहीं है। 16वीं सदी से वो ये जुल्म सहते चले आते हैं, कभी अफगानों के हाथों, कभी मुगलों के हाथों, कभी डोगरा राज के हाथों, कभी अंग्रेज़ों के हाथों, और अभी इंडियन अग्रेशन। ये कुर्बानियों की उनकी एक लंबी दास्तान है, जो मेरा ख्याल है कि उन्हें अपने आप को एक तवील जद्दोजहद के लिए तैयार रहना होगा। कश्मीरी जो हैं, अभी चूँकि लॉकडाउन को ऑलमोस्ट 1 महीने से ज़्यादा हो गया है, और ये मेरा ख्याल है जनरल असेंबली से पहले, इस इजलास से पहले इसमें कुछ रिलैक्सेशन मजबूरन इंडियन हुकूमत को करना पड़ेगी, क्योंकि जब वो इंडियन डेलीगेशन न्यूयॉर्क GA में जाएगा तो वहाँ बड़े से सवालात उनको सामना करना पड़ेंगे। सबसे पहले उन्हें वहाँ जो ह्यूमन राइट्स की सूरत हाल है, वो सवाल सबसे पहला होगा। तो वो कोशिश करेंगे कि इसको कुछ एड्रेस करें, कुछ हेल्थ की फैसिलिटीज़ वहाँ ओपन करें, कम्युनिकेशन को रिवाइव करें, लेकिन ये जो स्टेप ले चुके हैं, इसके रिवर्सल के लिए कश्मीरियों को एक तवील जद्दोजहद में समझता हूँ करनी पड़ेगी। अब जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान जो है शुरू से ही कश्मीरियों के साथ रहा है। सफारती सतह पर हम हमेशा कश्मीर को हर जगह पर, चाहे वो OIC हो, चाहे वो UN हो, चाहे वो EU हो, चाहे पहले
نیم ہوتا تھا اس وقت بھی ہم بڑھ چڑھ کر کشمیر کا جو صورتحال ہے بیان کرتے چلے آ رہے ہیں. اور ہم جیسا کہ کشمیر کو اپنی شہرک سمجھتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی حکومت اپنے آپ کو اس رسپانسبلٹی سے ابزارو کر سکتی. یہ ہماری صورتحال جو چلتی رہے گی، لیکن کیا اس میں ہم کامیاب ہوں گے؟ میرا خیال ہے کہ ہمیں لانگ ٹرم میں سوچنا ہوگا. سب سے پہلے ہمیں اپنی جو معیشت ہے اس کو فوکس کرنا ہوگا، کیونکہ کمزور معیشت کے ساتھ آپ طویل المدت کی جو جدوجہد ہے نہ اس کو آپ کامیابی کے ساتھ سپورٹ کر سکیں گے، نہ کامیابی کے ساتھ آگے بڑھا سکیں گے. 3% جو GDP ہے، میرا خیال ہے یہ اس پہ ہمیں بہت زیادہ فوکس کرنا پڑے گا. جو باقی جو ڈیفنس کے معاملات ہیں ان کو بھی بہتر طریقے سے اگر ہم دیکھ سکیں، کیونکہ کوئی بھی جو دفاعی معاملات ہیں وہ کمزور معیشت کے ساتھ آگے چلانا وہ بہت مشکل ہوگا. جی بہت بہت شکریہ. طبیب جو بیسر ریاض بخاری صاحب نے بات کی ہے، اب آپ اس کے تھوڑا سا اس کو بات کو اگر ایڈ کریں اور یہ بتائیں کہ انٹرنلی ہمیں اور کون سے ایسے اسٹیپس لینے ہوں گے، شارٹ ٹرم لانگ ٹرم. شارٹ ٹرم تو بات ہوگی کہ جی انڈیا پہ پریشر بلڈ کریں اور تھرو انٹرنیشنل ان کے ساتھ جو آپ کے انٹرلوکوٹرز ہیں ان کے ساتھ انٹرنیشنل میڈیا میں کریں، اور UN باڈیز ہیں، NGOز ہیں اور بہت سارے ادارے ہیں ہیومن رائٹس کے ہیں، ان کو اپروچ کریں. لوگوں نے تو پوپ کو بھی لکھا ہے جو موجودہ پوپ ہیں کہ آپ کی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ آپ ان کو انڈینس کو سمجھائیں کہ یہ 8 ملین کشمیریوں کو انسانی سلوک کریں، ان کو ساتھ جانوروں کی طرح ٹریٹ نہ کریں. تو انٹرنلی آپ کے خیال میں ہمیں اور کون سے ایسے اسٹیپس لینے چاہیے؟ کیونکہ ایک لانگ ہال لگ رہی ہے، یہ امیجیٹلی ریزالو ہونے والا مسئلہ نہیں ہے. امیجیٹ تو اگر ٹھیک ہے فوکس آپ کا ہے کہ کشمیریوں کو اس مصیبت سے نکالیں، لانگ ٹرم کیا ہے؟ انٹرنلی اگر ہم دیکھیں، جیسے لاتنگ پچھلے پروگرام میں بھی ذکر ہوا تھا کہ ہمیں جو کچھ بھی پریزنٹ کرنا ہے ایز ون نیشن کرنا چاہیے. گورنمنٹ، اپوزیشن اور جو بھی جتنے بھی سول سوسائٹی ہوگی جو بھی کرے، ان تمام کو ہم سب کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہونا پڑے گا. اٹ ہیز ٹو بی یونائٹیڈ فائٹ وچ ہیز ٹو بی ٹیکن. اور اس میں ساتھ دیکھنے کی باتیں یہ ہے کہ چونکہ انٹرنلی آپ اسٹرانگ ہوں گے دین یو ول بی ایبل ٹو پریزنٹ بیٹر کیس آؤٹ سائڈ. اور ایک چیز میرے ذہن میں یہ بھی آئی ہے کہ یہ کچھ چیزیں ہمارے یہاں ان دی لانگ ٹرم، جس طرح ایک ورڈ آپ نے سنا ہوگا ڈونر فٹیگ، تھنگس گیٹ فٹیگڈ، اور پھر اس کی امپورٹنس کم ہوتی جاتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ. بیکاز اف پیپل تھنک کہ جی ہم ایوری فرائیڈے وی ہیو اے کشمیر سولیڈیٹی ڈے اینڈ آل دوز کائنڈ آف تھنگس آر دیر، ہاؤ لانگ وی ول کنٹینیو ود دس. UNGA کا ذکر آلریڈی بخاری کر چکے ہیں کہ کیا ہوگا اور کس طریقے سے ہوگا. دیٹ از دیئر. بٹ چونکہ لانگ ٹرم کی بات ہو رہی ہے تو وی ہیو ٹو بی ویری پریسائز، کلیئر اینڈ فوکسڈ ان ٹرمس کہ ہم اچیو کیا کرنا چاہتے ہیں. اچیو از ٹو ہیلپ آؤٹ آر کشمیری بردرنس، گیٹ دم آؤٹ آف دس ڈیفیکلٹ ٹائمس. نیچرلی انٹرنل بھی ہوگا. اگر آپ اچھا ایک شو پٹ اپ کریں گے تو آپ کو نیبرہڈ پلس، جس طرح پہلے کہہ چکے ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی ہو گئی، فورمز ہو گئے جو بھی ہیں، ان سب کے لیے. بٹ وی ہیو ٹو بی ریڈی فار اے لانگ فائٹ. اٹ وونٹ بی شارٹ. اینڈ ایز بخاری پوائنٹڈ آؤٹ اینڈ آئی سیڈ ان دی بگننگ، اکنامکس ول بی دی بیس، بیکاز آپ اسٹرانگ ہوں گے اکنامکلی، بیکاز یو نیڈ فائنینشیل سپورٹ فار دس. اس میں اپنے ود ان دی گورنمنٹ ایز پوائنٹڈ آؤٹ، ڈیفینس ڈیفینیٹلی، بیکاز اٹ کانٹ بی اونلی ون سائڈڈ شو، اٹ ہیز ٹو بی ویری بیلنسڈ اپروچ. بٹ یہ ہے کہ وی شوڈ بی ریڈی فار اے لانگ ہال. اٹ شوڈ بی ویری ویری کلیئر. جی شکریہ. ابھی چلیں ہم لاسٹ راؤنڈ کی طرف موو کرتے ہیں. وائنڈ اپ کرنے سے پہلے آصف، جو آپ نے بات شروع کی تھی اسی پہ ہم آتے ہیں اور ذرا تھوڑا سا اس کو مزید ہم گہرائی میں اور اس کو وسعت میں دیکھتے ہیں. یہ جو نیوکلیر والی بات تھی تو آپ پلیز اس کو الیبوریٹ کیجیے. طارق، میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ ہم نے جو کوشش یہ کی کہ ہم عام آدمی کو بھی سینسٹائز کریں کہ یہ اگر وار کی بات ہوتی ہے تو یہ وار نہ 65 اور 71 وار کی طرح نہیں رہے گی، کیونکہ امکانات یہ ہیں کیونکہ اب جو ہے دونوں ممالک جو ہیں اٹامک پاور بن چکے ہیں. اور اس بات پہ بھی جو ہے اتفاق پایا جاتا ہے امانگ دا کمنٹیٹرز جو کہ جیو اسٹریٹجک اسٹڈیز کو بڑے خوبی سے سمجھتے ہیں کہ اگر ایک دفعہ یہ وار شروع ہو گئی تو اس کا جو تھریشولڈ پہ کنٹرول کرنا
नामुमकिन रहेगा। किसी को नहीं पता कि ये कल कब जो है न्यूक्लियर वॉर में तब्दील हो जाए। तो लिहाजा स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, हमें अभी से इसको प्रियम्प्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। और ये वार को आप प्रियम्पशन उस वक्त कर सकते हैं कि जब आप ये एहसास करें कि हमने एक मसला है, उस मसले का हल पुरान तरीके से हम जो है यानी महज़ब लोग हैं, तो महज़ब लोगों के लिए ये बेहतर रहता है कि वो उसको तहज़ीब के दायरे में रहते हुए उन इख्तलाफात को दूर करें। हमें ज़रूरी नहीं है कि जो दुनिया में फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई और सेकेंड वर्ल्ड वार हुई और उसमें 6 करोड़ इंसान मारे गए, तो हमें अब भी जो है उसी तरह से इंसान जब मारे जाएंगे तो किसी मसले का हल होगा। तो यही तहज़ीब भी यही सिखाती है कि हमें जो है अब कश्मीर का मसला है, इसमें इंडिया को भी एहसास होना चाहिए। ये जो हम ये प्रोग्राम में जो बात हाईलाइट कर रहे थे, वो दोनों तरफ इंडिया और पाकिस्तान के लोगों को सेंसिटाइज करना चाहते हैं कि ये अगर ये वार की तरफ बढ़ेगा तो इसमें नुकसान दोनों का है, क्योंकि इस वक्त ये है कि ये कोई इसमें जीत नहीं होगी, इट वुड बी अ पिरिक विक्ट्री, जिसके अंदर दोनों साइड जो हैं वो दे एंड अप एज लूजर्स। इसमें जीत किसी की नहीं होगी, ये बात वाज़ेह हो जानी चाहिए। जब जीत किसी की नहीं होगी तो उस हार का क्या फ़ायदा। तो मैं ये इसमें एक दो सेंटेंस और ऐड कर दूं कि इसलिए फिर ज़रूरी है कि मुज़ाकरात जो है जल्द से जल्द हो, जिसके लिए अगर इंडिया इस वक्त रेडी नहीं है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने सही कहा था कि इंडिया समझता है कि हम अपीजमेंट की तरफ जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन साथ साथ हम क्लियर वर्ड्स में भी ये बताना चाहते हैं कि देखिए, बगैर मुज़ाकरात के मसले हल नहीं होंगे और जंग उसका हल नहीं। ठीक है इमरान, अभी जो एक थोड़ा सा रह गया जिस पे एक प्रश्न है, वो था ह्यूमन राइट एंगल। उस पर इनको हमेशा से इंडिया का जो ट्रीटमेंट है कश्मीरियों का, उस पर इंटरनेशनल रिपोर्ट्स भी हैं, उस पर मुख्तलिफ इदारे बात करते हैं और इंडिया की कोशिश होती है किसी तरीके से उनको मुस्कर्ट कर दे। आप इस पर कुछ कहना चाहते हैं? Tariq, I was just thinking. So Winston Churchill once said very interesting thing. He said, "Victory is not final. Sorry, success is not final. Failure is not fatal. It is the will and courage to continue that counts." Now, history is a witness that Kashmiris are a valiant and a resilient nation. Absolutely. They have fought against heavy odds. They have refused submission even in the face of extreme brutalities. They have refused to forgo their right to self-determination. And what has happened? They have been, and this is the basic human rights. Absolutely. And they have been tortured for that. They have been shot at that. Their women have been dishonored, raped. But that has not prevented them from speaking out. The world, I mean, you see, Mr. Rahul Gandhi was there. Even he couldn't help but be concerned about the human rights of these people, the human rights situation in Kashmir. What is happening to them? They are under complete lockdown. It's an extended curfew. Their movement is restricted. Look at the hospitals, out of medicines. People are dying because of that. And I think Asif was telling us the other day that the doctors have been told not to issue them death certificates. Yes. Right. So this is, and again, look at the international community. It's despicable indifference. It's inhumane silence of the international community and the Muslim world. We as Pakistan, of course, we are aligned to it. We cannot sit as silent spectators while this injustice is being carried out. Of course, we have to speak out. And as I said before, I'm happy that our diplomacy is making headway. We are succeeding to an extent, informing the people, sensitizing the world that what is happening to the Kashmiris. And I would also like to commend the efforts of the expats, Pakistani expats. But
At the same time, I think it is important for a dignified nation, for a respectable nation, that their protest should be done in a very dignified and a respectable manner. You are Very not correct. hooligans. You are Yeah, not you are right, hooligans, yes. right? You have, if you want to communicate something, if you want to give a message, do it in a way that is respectable. The world appreciates that. In a dignified yeah, manner. I think. Do you think they like it if you are stoning an embassy or if you are throwing eggs at? No one is going to like that. This is despicable. This is not something which is commendable. So stay within your limits. Protest, let the world know what you are protesting, and be more gentlemen. वेरी थैंक यू वेरी मच। ख़वातीन हज़रात, आपने हमारी डिस्कशन सुनी। यहाँ से हमारी तरफ से पैगाम बेसिकली जो डिस्कशन से इसका जिस निकलता है, खुलासा ये है कि जंग मसले का हल नहीं है, और दोनों तरफ के अवाम को जंग और जिंगोइज़म की बातें नहीं करनी चाहिए। हिंदुस्तान के अवाम को ख़ास तौर पे अपने लीडर्स को समझाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ऐसी लीडरशिप से इलेक्ट कर ली हुई है कि जिनके अजीब व गरीब ख्यालात हैं गैर हिंदुओं के बारे में, और जो वसत पसंद और हर किस्म का वो कर सकते हैं काम, जिस तरह का उन्होंने 5 अगस्त को किया, या जैसे कि वो कश्मीरियों को अभी 31वां दिन है उन्होंने उनको कैद में रखा हुआ है। एक तो ये है बात कि इस ये नहीं है। दूसरा, हमारे अपने लिए क्या है? हमारे लिए ये है कि जी एक तो शॉर्ट टर्म ये है कि हम प्रेशर बिल्ड करें दुनिया में। लकीली हमने देखा भी है कि अभी कल सऊदी अरब के और यूएई के फॉरेन मिनिस्टर आए हुए थे। इसी तरह रिपोर्टेडली चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने इंडिया का दौरा मंसूख कर दिया है। फ्लरी ऑफ एक्टिविटीज़ कुछ चल रही है बैकग्राउंड में, जिसके अल्लाह करे कि अच्छे नताइज निकल आए, लेकिन ये अच्छे नताइज जो होंगे इसके लिए लॉन्ग टर्म के लिए हमें खुद काम करना पड़ेगा एज अ नेशन एंड एज गवर्नमेंट। और अफ़गानिस्तान जो है, अब अफ़गानिस्तान का मसला हल हो जाना चाहिए। और ये जो हमारी पॉलिसी जो हम स्पाउस की है हमने कुछ अरसे से कि जी ये अफ़गानों का है, अफ़गान लेड पीस प्रोसेस होना चाहिए, बाय द अफ़गान्स फॉर द अफ़गान्स होना चाहिए, और हमारे लिए एक पीसफुल अफ़गानिस्तान हमारे अपने हक में है। अब इसके लिए गवर्नमेंट ने जो काम करने हैं वो गवर्नमेंट ने करने हैं, लेकिन जो आपने और हमने करने हैं वो तो ये है कि कश्मीरियों के जो मसाइल हैं उनको हाईलाइट करें, यहाँ भी और बाहर। आपस में करने से ज़्यादा अच्छा है कि आप उनको सोशल मीडिया पे इस तरीके से करें कि आपको दुनिया की अटेंशन मिल सके और उन लोगों की अटेंशन मिले जो लोग इसमें कोई एक मुस्बत काम रोल प्ले कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे लोग हैं जो ये कर सकते हैं। जो बाहर लोग हमारे बैठे हुए हैं, पाकिस्तानी हैं, कश्मीरी हैं, वो दुनिया की इसमें ज़्यादा अच्छे तरीके से अटेंशन ड्रॉ कर सकते हैं प्रोटेस्ट वगैरह के ज़रिए, लेकिन वो प्रोटेस्ट पीसफुल हो। आप किसी स्टेज पे भी कानून के दायरे से बाहर ना जाएं। ये तो है जी शॉर्ट टर्म कश्मीरियों के संग। लॉन्ग टर्म के लिए ये है कि हमें अपने अंदर डिसिप्लिन लाना होगा, अपनी एजुकेशन की हालत को ठीक करना होगा, और छोटी छोटी बातों पे जो हम बाज़ बात एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं, और सियासी तौर पे भी और अदरवाइज भी ह्यूमन्स अपने अंदर हमें पेशेंस लानी होगी। और हमें ये सोचना होगा कि अगर हमने कश्मीरियों के हक को हमने महफूज करना है और अपनी हमने बॉर्डर्स को और अपनी कौम को महफूज करना है, तो उसके लिए ये लंबी जद्दोजहद है, ये आहिस्ता आहिस्ता होगी, लेकिन इसके लिए हमें मेहनत करनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया ख़वातीन और हज़रात।